अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो विषय लेकर के हम आए हैं वह विषय है आपका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ स्कूल। विद्यालय के प्रमुख का कर्तव्य और दायित्व। यानी देखिए, एक परिवार चलाने के लिए एक हेड, एक प्रमुख की आवश्यकता होती है। उसी तरह से स्कूल के चलाने के लिए उसके स्कूल के प्रमुख, हेड या प्रिंसिपल जो भी कहें, हेडमास्टर की आवश्यकता होती है। लेकिन अब जानना है कि उसके क्या क्या कर्तव्य और दायित्व हैं, क्या वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो देखिए, सबसे पहला एजुकेशनल कैलेंडर बनाना, शैक्षणिक कैलेंडर, कैसे क्या क्या और कब कब पढ़ाना है। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना, वित्त व्यवस्था कैसे क्या करेंगे। गुड रिलेशनशिप विद टीचर एंड पेरेंट्स, अपने जो टीचर हैं और जो पेरेंट हैं उनके साथ हम कैसा संबंध बनाएंगे। लीडरशिप गुण होना चाहिए। वेल एडमिनिस्ट्रेटर, माने एक अच्छे प्रशासक होना चाहिए। और गुड स्पीकर, यानी वक्ता भी अच्छे होना चाहिए। हियर टू अदर पर्सन, दूसरे की बातों को सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए, सिर्फ अपनी बातें पास नहीं कर रहे। एंड रोल मॉडल, ऐसा होना चाहिए कि लोग उन्हें एक रोल, आदर्श माने कि नहीं, ये रियली टीचर्स में सारे गुण मौजूद हैं। अब देखिए, एनुअल स्कूल प्लान प्रिपरेशन ऑफ द टाइम टेबल, वार्षिक विद्यालय योजना, एनुअल स्कूल प्लान, वार्षिक विद्यालय योजना और समय सारणी, टाइम टेबल। जैसे बताया ना कि एजुकेशनल कैलेंडर, तो टाइम टेबल भी तो होना चाहिए, कब किस विषय को पढ़ाना है, किन को पढ़ाना है, कितना समय लगाना है। वार्षिक विद्यालय योजना का विकास, इसके बाद कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी, यानी काम क्या हो रहा है और उसमें क्या विकास हो रहा है। वर्तमान विद्यालय की आवश्यकता, हमारे विद्यालय में क्या आवश्यकता है अभी। समय सारणी तैयार करने में यह ध्यान रखना कि कितने देर का हम क्लास लें, ताकि विद्यार्थी अपने कर्म और फंक्शन के अनुकूल समझ सके, पढ़ सके, समय दे सके। समय सारणी बनाने का उद्देश्य देखिए दो है। पहला, विषय विभाजन, कौन विषय कौन पढ़ाएगा, और दूसरा शिक्षक कार्य विभाजन, और तीसरा आपके विद्यालय परिवार को क्रियाशील रखना। यानी विद्यालय परिवार को आप क्रियाशील रखिए, एक्टिव रखिए, ताकि जो है हर काम आपका समय पे होता रहे। विद्यालय को व्यस्त रखना, नियमितता उत्पन्न करना, कंटिन्यूटी, और शिक्षण गतिविधियों का परिचायक होना, पर्यवेक्षण में सहायक होना, निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना। उसके बाद अब देखिए, उनके यह भी कर्तव्य और ड्यूटी है कि हाउ टू मेंटेन स्कूल रिकॉर्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड अदर, यानी विद्यालय रिकॉर्ड या प्रगति कहाँ रिकॉर्ड में कैसे बनाएं, क्या क्या रिकॉर्ड होते हैं। तो देखिए, कुछ तो आप जानते हैं, बाकी जो आप नहीं जानते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, विद्यालय में क्या क्या रजिस्टर होता है, उसके विद्यालय रिकॉर्ड प्रगति को रखने के लिए या उसकी सारे संसाधन को रखने के लिए। तो पहला आप जानते हैं अटेंडेंस रजिस्टर, दो होते हैं, एक टीचर अटेंडेंस और स्टूडेंट अटेंडेंस। उसके बाद स्कूल कैलेंडर, इसके बाद कैशबुक, जो बच्चे फीस जमा करते हैं IBI का, लॉगबुक, हिंदी में उसको बोलते हैं कार्य पुस्तिका। लोग, जब मैं आया था तो कितने लोगों ने सुना था लॉगबुक, हमको लगा लॉगबुक क्या होता है। अटेंडेंस रजिस्टर तो मैं जानता हूँ, टीचर अटेंडेंस और उसके बाद स्टूडेंट अटेंडेंस, लेकिन लॉगबुक क्या होता है, एक कार्य पुस्तिका होता है। उसके बाद कैशबुक, फी रजिस्टर, एग्जामिनेशन रजिस्टर, करस्पॉन्डिंग रजिस्टर, जो हम करस्पॉन्डिंग करते हैं, जैसे किसी को लेटर देना है कि भाई आपको फीस जमा नहीं किए, फाइन है, या कब तक जमा करना है, तो करस्पॉन्डेंस लेटर होना चाहिए। परचेज रिकॉर्ड,
हम जब कुछ खरीद करते हैं तो उसका एक रिकॉर्ड होना अति आवश्यक है। इसके लिए एक परचेज रिकॉर्ड रजिस्टर बनाना चाहिए और उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्या हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके बारे में रिपोर्ट बनना चाहिए। विजिटर्स बुक, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई कोई आते हैं तो हम उनको बोलते हैं भाई आप अपना मंतव्य दीजिए, आपको कैसा लगा, या आपको कुछ भी सुधार की आवश्यकता है, ये भी। उसके बाद हम ये भी रखे हैं आपको बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स। अगर किसी का कोई शिकायत हो तो आप चुपके से उसमें डाल सकते हैं, सप्ताह में एक फोन करके मुझे देखते हैं। क्योंकि हमारे बच्चों का स्कूल है, एक हेल्पलाइन नंबर होता है, वो भी मैं लिख करके रखा हूँ। उसके बाद केस हिस्ट्री फाइल, अब केस हिस्ट्री फाइल में आ जाइए। इसमें बहुत सारे चीज होते हैं जिसको जानना आपको जरूरी है। यह प्रैक्टिकल में आपको बहुत काम देगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम, समस्या, क्या समस्या है बच्चे के साथ उसको खोजना। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, उसके बाद आपका प्रीनेटल हिस्ट्री, नेटल हिस्ट्री, प्रीनेटल जन्म से पूर्व, नेटल जन्म के वक्त, बर्थ हिस्ट्री, पोस्टनेटल जन्म के बाद, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, विकासात्मक इतिहास, एजुकेशनल हिस्ट्री, क्या बच्चे में शिक्षा दीक्षा है, एंड फोकस ऑफ चिल्ड्रन बिहेवियर, बच्चे के व्यवहार पे फोकस करना, उसका व्यवहार कैसा है। तो ये आज की बात मैं बता रहा हूँ, आज सुबह की बात। चलिए, बड़ा संजोग है मुझे याद, गेट के बाहर कुछ फूल लगाए हुए हैं। एक बहुत छोटा बच्चा, उसको लगता है 4 साल, 5 साल नहीं हुआ होगा, 4 साल का बच्चा। गेट बंद था। हम बच्चा को देखे, हम चुपके से गेट खोले ताकि उसको पता ना चले। अब जो फूल लगा था उसको हम देख रहे थे और वो कबार रहा था, वो एक एक करके कबार रहा था और हम देख रहे, हम कुछ नहीं बोले। वो लड़का जब हमको देखा तब रोने लगा। तो क्या हुआ बाबू, खड़ा है बच्चा रो रहा है, क्या हुआ बाबू, हम नहीं कबार रहे, हम कहाँ कर रहे हैं, तुम कबार, हमारे सामने कबार रहा है लेकिन रो रहा है, बोल रहा है कि हम नहीं कबार रहे। हम कहाँ कर रहे हैं, अच्छा ऐसा करो ना, तुम नहीं कबार रहे हो लेकिन जो नीचे गिर गया है कोई कबार दिया होगा तो उसको उठा के लगा दो। फिर वो बच्चा उठा के उसमें लगाया। हमें कहाँ रहते हो, हम तो उधार रहते हैं, उनने रहते हैं, उनने, बचपन रहता है बगल, हम जानते हैं निकल, हम तो उनने रहते हैं, उनने, उनने रहते हैं, उनने। अब बचपन दो मकान बगल में रहता है छोटा, ये व्यवहार क्या हुआ, डिजिटेबल है ना। तो इस व्यवहार पर जो है बच्चों को व्यवहार बहुत जरूरी है, उस वक्त फोकस करना। मान लिया कोई बच्चा आपका स्कूल गया और स्कूल से किसी का पेंसिल लेके चला आया, अब उसको कुछ नहीं बोले तो दूसरे दिन हुआ टिफिन बॉक्स लेके चला आएगा, तीसरे दिन टिफिन लेके चलाएगा, चौथे दिन स्कूल बॉक्स ही लेके चलाएगा। बड़ा होगा तो कुछ भी लेके भागेगा, आने उसको टिफिन बिहेवियर अडॉप्ट हो जाएगा। तो हमको शुरू से ही उस पर उसको लगाना है। स्कूल हिस्ट्री, स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, स्कूल जाने में इच्छा जाहिर करता है कि नहीं जाहिर करता है। होम इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। हम आप लोग बता चुके हैं, घर बच्चे का विद्यालय और माता पिता उसके शिक्षक। घर उसका पहला स्कूल होता है, माता पिता उसका पहला शिक्षक होता है। होम इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। सोशल लाइफ, उसका आस पड़ोस का बच्चा कैसा है, जिस स्कूल में जाता है उस स्कूल के बच्चे कैसे हैं, वहाँ का माहौल क्या है, यह भी बहुत जरूरी है। इसके बाद कंटिन्यूअस कम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन, इसको बोलते हैं CCE, कंटिन्यूअस कम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। आ सकता है CCE, आ जाएगा CCE, continuous and comprehensive evaluation,
यानी कंटिन्यूअस, सतत, कॉम्प्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन, तो इसको बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूअस, सतत, सतत, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, मूल्यांकन। तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आपको परीक्षा ली जाती है। जैसे अभी हम जनवरी में आप लोगों का टेस्ट लेंगे, हम इतना नहीं पढ़ाए हैं, तो वही आप बताइए, जिसमें वाइवा होगा, ओरल होगा, थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल होगा, सब कुछ होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा। तो ये क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये बच्चों को बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति पढ़ता लिखता है तो बाद में उसका एवेल्यूशन होगा, यानी परीक्षा जो लेते हैं वो होता है। तो इसमें क्या है? मेंटेनेंस ऑफ CCE, सतत पूर्वाध शिक्षा का गुण, मेरिट्स ऑफ। भाई इसका गुण क्या है? मेरिट्स, मेरिट्स, गुण, CCE का, CCE का क्या है? तो देखिए मोर वैलिड, मोर वैलिड मतलब यह बड़ा बहुत ही अधिक मान्य है, और रेगुलर पंक्चुअल, नियमित और समयबद्ध है। होता क्या है कि परीक्षा जो होता है वो आपको स्वतंत्र रूप से लिखना है, और यह समयबद्ध होता है, टाइमिंग होता है कि 3 घंटे में आपको लिखना है, 2 घंटे में लिखना है। डिसिप्लिन, एक अनुशासन होता है। इसके बाद अधिक विश्वास, मोर लेवल यानी अधिक विश्वसनीय होता है। प्रेरक मूल्य यानी मोटिवेशनल वैल्यू होता है। साथ ही छात्रवृत्ति का आधार, कुछ लोग स्कॉलरशिप के लिए भी परीक्षा देते हैं, जब पास करते हैं तो उसको स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। तो ये क्या है? एक मोटिवेशनल वैल्यू आ जाता है। सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट। जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो व्यक्ति कितना खुशी होता है। अरे नहीं, हम जब मैट्रिक में 1400 बच्चे में टॉप आए थे तो बहुत आनंद आया था। अरे हम भी 1400 बच्चे में टॉप। तो ये अपने आप को एक खुद आज व्यक्ति मोटिवेट होता है। और कोई अनुचित तनाव नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तनाव है, या छात्र को अनुचित तनाव से आराम मिलता है, यानी कोई अनुचित तनाव नहीं है, अपना समय से पढ़ा, समय से अनुसरण किया। इसके बाद नैदानिक मूल्य यानी डायग्नोस्टिक वैल्यू मिलता है। नैदानिक मतलब वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि हमें इस कार्य को करना है और इतना दिन में इसे पढ़ना है। तो हमारा आज का जो क्लास था वह ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड ऑफ स्कूल। तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, और वह है विद्यालय के प्रमुख का कर्तव्य और दायित्व। ये आपको कम से कम 15 नंबर के आएंगे। नेक्स्ट क्लास जो कल हम लेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि आपका किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, उस पर भी हम कल बात करेंगे। तो जैसे अभी CCE हमने बताया है, तो CCE याद रखें, ये ऐसा भी आ सकता है, ये आपको 1 नंबर दे देगा और कहेगा फुल फॉर्म लिखिए, तो लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन, CCE। इसको याद रखिएगा, 1 नंबर इतना ही आपको मिल जाएगा। ये भी आ सकता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के गुण, यानी CCE के गुण। तो CCE के गुण जो मैंने भी बताया 5, 7, 8, मोर वैल्यूड, रेगुलर, पंक्चुअल, डिसिप्लिन, तो ये सारी चीजें आपको उसमें लिखना है। हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।